नमस्कार दोस्तों, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों के नतीजे आ गए हैं और ये चुनावी नतीजे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के लिए एक सबक है, एक संदेश दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेशक भाजपा के मुख्यालय में आकर अपनी छाती ठोकें और कहें कि एक अकेला सब पर भारी, मगर हकीकत यह है दोस्तों कि इस बार प्रधानमंत्री ने महज 4 रैलीज की थी हरियाणा में प्रधानमंत्री नदारद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा गायब था। याद कीजिएगा दोस्तों, पिछली बार प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 18 रैलियां की थी। तो ऐसे में अगर भाजपा का प्रचार तंत्र और गोदी मीडिया के गुल्लू कालू ये कहें कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर है या उनके पक्ष में जनादेश है, क्या यह कहा जा सकता है? इसमें दो राय नहीं है दोस्तों कि भाजपा को इसके जरिए संजीवनी मिली है। क्योंकि अगर आप हरियाणा में जहां तमाम पोलस्टर्स कांग्रेस को 60 सीटें दे रहे थे कम से कम, ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार के मुकाबले बेहतरीन प्रदर्शन करे और उससे बहुमत हासिल हो जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं तीसरी बार एंटी इनकम्बेंसी का लहर का सामना कर रही है भाजपा, और वो जीत गई। और क्यों जीती? कई छोटे छोटे रीजंस थे। सबसे बड़ी बात, जो आपसे कहेगा ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से जीत हुई, तो उसको तो जवाब आप ये दीजिए, प्रधानमंत्री की रैलियां कम हो गई। तो आप कैसे कह सकते हैं? दूसरी बात, माइक्रो मैनेजमेंट। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का माइक्रो मैनेजमेंट, इसका कोई जवाब नहीं है। क्या आप जानते हैं करीब 450 इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र उम्मीदवार मैदान में थे? और क्या आप जानते हैं कि कम से कम 150 स्वतंत्र उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मदद दी? ऐसा कभी नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि अक्सर यह होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो अपने ही पार्टी के लोगों की मदद करते हैं, मगर यहां पर स्वतंत्र उम्मीदवारों की मदद की जा रही थी। मकसद साफ था कि इसका नुकसान कांग्रेस को, और वो नुकसान हुआ भी। दूसरा बड़ा फैक्टर, जाट बनाम 36 बिरादरी, उसकी चर्चा आप लगातार सुन रहे हैं दोस्तों। कांग्रेस का फोकस जाट वोट पर था, जाट एंगर था, वो भाजपा के खिलाफ था। भाजपा चुपचाप से अन्य जातियों पर काम करती रही, और इसकी मैं आपको एक नायाब मिसाल देता हूं, नायाब सिंह सैनी के जरिए। नायाब सिंह सैनी आसानी से अपनी पुरानी सीट से चुनाव जीत सकते थे, मगर उन्हें लाडवा भेजा गया, जहां पर कांग्रेस का एक सिटिंग एमएलए था मेवा सिंह। क्यों भेजा गया? क्योंकि नायाब सिंह सैनी जो हैं वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। भाजपा ये चाहती थी कि नायाब सैनी वहां जाए, लाडवा को सीएम सिटी के तौर पर पेश किया जाए, और उसके बाद जो तमाम जातियां हैं वो जुड़ जाएं भाजपा के साथ। भाजपा इस तरह से खेलती है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर तो सिर्फ फुटअव्वल चल रही थी। सबसे बड़ी बात, 90 सीटों में से भूपेंद्र सिंह हुड्डा यह फैसला कर रहे थे कि 72 सीटों में कौन चुनाव लड़े। यानी कि भूपेंद्र हुड्डा पार्टी का चेहरा थे, एक तरह से सब कुछ फैसले वो कर रहे थे। तो कुमारी शैलजा हों, रणदीप सुरजेवाला हों, उन्हें पूरी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन करना चाहिए था। ऐसा हुआ नहीं। ऊपर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा में भी एक अजीबो गरीब अहंकार चल रहा था, बला का अहंकार चल रहा था दोस्तों। संवाद ही नहीं कायम कर रहे थे वो कुमारी शैलजा के साथ। नतीजा आपके सामने है। कांग्रेस कई खेमों में बटी हुई थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी खेमों में नहीं बटी हुई थी, क्योंकि राव इंदरजीत सिंह भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, अनिल विज भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और नायाब सैनी में तो है ही अमित शाह का विश्वास। तो खेमों में बीजेपी भी बटी हुई थी, मगर कांग्रेस जिस तरह से खेमों में बटी हुई थी उसकी चर्चा मीडिया में की जा रही थी, और उसका नुकसान भी पार्टी को हुआ है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कुमारी शैलजा ने आखिर क्यों नहीं फुल समर्थन दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को? भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस कदर अहंकार में क्यों काम कर रहे थे? यह सवाल तो किया जाएगा ना दोस्तों। क्या वजह थी? क्या वजह थी कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हुआ? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अति आत्मविश्वास जो होता है, अभी अभी उनका बयान आया है कि अति आत्मविश्वास जो होता है वो नुकसानदेह होता है। अब चुनाव आने वाले हैं। पहली चीज तो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अभी तो पता नहीं नतीजे क्या हैं, लेकिन आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है।
हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है, मेहनत करनी है और लड़ाई मत करना, अपने अपने एमएलएज के साथ लड़ाई मत करना। प्रियंका चतुर्वेदी जो कि उद्धव सेना की नेता हैं, वो खुद कह रही हैं कि जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई सीधी है, वहां पर हमेशा बीजेपी जीतती है और कांग्रेस हारती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम जगहों इसकी मिसाल है। हालांकि महाराष्ट्र अलग है। मैं जानता हूं आपके जहन में एक सवाल होगा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा के चुनावी नतीजे हैं, उसका असर महाराष्ट्र पर क्या पड़ेगा। गोदी मीडिया में अब जोरों से प्रचार चलने वाला है मोदी को लेकर। हालांकि मोदी भी जानते हैं कि यह जनादेश उनके लिए नहीं था। भाजपा ने जिस तरह का माइक्रो मैनेजमेंट किया, कांग्रेस में जिस तरह की सिर्फ उटव्वल चलती रही, यह सब उसी का परिणाम है। और इसके अलावा अरिथमेटिक, गणित एक बहुत जरूरी चीज है दोस्तों। छोटी छोटी चीजों से तस्वीर बदल जाती है और वही भाजपा लगातार करती रही। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को लाडवा भेज दिया, सुरक्षित सीट से नहीं लड़वाया। यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है और यह बतलाता है कि भाजपा और कांग्रेस में क्या फर्क है। अब राहुल गांधी की बात करें दोस्तों। राहुल गांधी ने एक मंच पर भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा का हाथ मिलवा लिया, मगर क्या पर्दे के पीछे राहुल गांधी ने इनसे बात की, उनसे संवाद किया? क्या राहुल गांधी ने रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र हुड्डा, शैलजा को बिठाकर उनसे बात की कि हमारी क्या रणनीति है? मैं जानता हूं कि आप अध्यक्ष नहीं हैं, मगर आप निर्विवादित नेता हैं कांग्रेस के भाई। मल्लिकार्जुन खड़गे बेशक अध्यक्ष होंगे। क्या राहुल गांधी ये तमाम कोशिश कर रहे थे? आपके पार्टी के नेता आपको जननायक बताते हैं। जननायक होने का क्या फायदा अगर आप अपनी पार्टी की राजनीति से वाकिफ ना हो? आज जो हुआ है, एक बार फिर परात में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी गई है। हालांकि यह पूरी तरह से सही नहीं है, मगर कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से गैर जिम्मेदाराना रवैया है वो अख्तियार किया था। और जब तक यह गैर जिम्मेदाराना रवैया रहेगा, जब तक कांग्रेस इस तरह से खेमों में बटी रहेगी, पार्टी को नुकसान होता रहेगा। मध्य प्रदेश में हमने देखा, मध्य प्रदेश में तो सत्ता में आने के बाद आपसे सत्ता छीन ली गई क्योंकि एक ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हो गए। उसे संबोधित करने की कोशिश ही नहीं की राहुल गांधी ने। छत्तीसगढ़ में आपने देखा, वहां पार्टी दो खेमों में बटी हुई थी। और वही हरियाणा में हुआ। आप सत्ता में नहीं है भाई, और फिर भी अहंकार, फिर भी सत्ता को लेकर और इंपॉर्टेंस को लेकर, अहमियत को लेकर एक दूसरे को नोचते रहते हैं। अरे भाई, पहले सत्ता में आ जाओ। डिसिप्लिन, अनुशासन की सख्त कमी। राहुल गांधी खुद को नायक, जननायक कहलाना पसंद करेंगे, मगर उन्हें माइक्रो मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जी हां, अपने पार्टी के अंदर ये जो तमाम दरारें हैं उसे संबोधित करना पड़ेगा। वरना मुझे बताइए ना, 3 बड़े बड़े मुद्दे थे आपके पास। अग्निवीर जो राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, महिला पहलवानों के साथ, जो कि हरियाणा की महिला पहलवानों के साथ उत्तर प्रदेश का एक सांसद बदतमीजी करता है, यौन उत्पीड़न करता है, किसान आंदोलन, ये 3 राष्ट्रीय मुद्दे थे कांग्रेस के हाथ में, और फिर भी आप हार गए। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार के मुकाबले अपने प्रदर्शन को बेहतर किया। यह सब क्या बतला रहा है कि आप जो मुद्दे आपके सामने, उससे भी नहीं भुना पाए, उसे भी जमीन पे नहीं भुना पाए। मुझे खुशी इस बात की है दोस्तों कि विनेश फोगाट को जीत मिल गई है, क्योंकि काफी देर तक वो पीछे चल रही थी। भारत की आन बान और शान विनेश फोगाट जीत गई हैं जुलाना से। एक मुश्किल लड़ाई थी, मगर फिर भी वो जीत गई, क्योंकि इस सीट में, जहां तक मुझे याद है, 2005 से कांग्रेस नहीं जीती थी। फिर भी विनेश को यह जीत मिली और वो बधाई की पात्र है। मुझे खुशी इस बात की भी है, आपको याद है जम्मू में, कठुआ में एक मासूम के साथ गैंगरेप हुआ था और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। लाल सिंह उस रैली में शामिल हुए थे। लाल सिंह भाजपा के नेता और मंत्री उस रैली में शामिल हुए थे जो बलात्कारियों के पक्ष में थे। और दिलचस्प बात यह, वही लाल सिंह कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ फोटो खिंचवाते हैं। आप जानते हैं खबर क्या है? लाल सिंह चुनाव हार गए। यानी ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, और ये कांग्रेस के लिए है। तुम्हें लगा लाल सिंह को लेकर आपको फायदा हो जाएगा, मगर लाल सिंह पार्टी में आए, हार भी गए। मान लो बलात्कारियों का समर्थन सिर्फ भाजपा को रास आता है। आपके सामने
गुरमीत राम रहीम। आखिरी लम्हे पर इस व्यक्ति को पैरोल पर रिहा किया जाता है और इस पूरी साजिश में चुनाव आयोग भी शामिल होता है और वो खुलकर अपील करता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कितनी शर्मनाक बात थी, मगर आपके सामने नतीजे देखिए। मैं नहीं जानता हूं कि गुरमीत राम रहीम फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट था, हालांकि सिरसा में उसका कोई असर नहीं दिखाई दिया, मगर यकीनन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप ऐसे नेता मसलन लाल सिंह का समर्थन लेके चुनाव जीत सकते हैं तो आप गलतफहमी में हैं, क्योंकि लाल सिंह चुनाव हार गए और जम्मू में कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए सबक है। हालांकि जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो सरकार बनाने जा रही है। हालांकि अभी भी खेला वो 5 मनोनीत सदस्य कर सकते हैं जो मनोनीत करते हैं राज्यपाल, और ये पांचों के पांचों भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा जो है वो बमुश्किल मिला है। तो ऐसे में ये तमाम सवालात हैं जो उठेंगे। तो एक तरह से ये सबक है राहुल गांधी के लिए भी, ये सबक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, ये सबक है भाजपा के लिए भी। अब प्रधानमंत्री का चेहरा काम नहीं आ रहा, मगर भारतीय जनता पार्टी के माइक्रो मैनेजमेंट की बात करें तो उसका कोई जवाब नहीं है दोस्तों। कांग्रेस अभी उससे कोसों दूर है। तीसरी बार अगर आप हरियाणा जैसे राज्य में सत्ता पे आ रहे हैं तो ये बहुत कुछ कहता है। और हां, बिट्टू बजरंगी उसी मंच पर था जिस मंच पर नायाब सैनी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ थे। बिट्टू बजरंगी नूह हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा का आरोपी। हेमंत बिश्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ बाबरी की याद दिला रहे थे, जहर उगल रहे थे। चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का सांप्रदायिकरण करना उसे फायदा दे रहा है, फायदा दे रहा है दोस्तों। और याद कीजिए, अभी हाल ही में सरसंघ चालक मोहन भागवत ने क्या कहा था? मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदुओं को अपनी रक्षा स्वयं करनी चाहिए, हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। यही बात मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने पहले की थी कि बटेंगे तो कटेंगे। और फिर प्रधानमंत्री ने अभी 3 दिन पहले महाराष्ट्र में कहा था कि कांग्रेस का वोट बैंक यानी मुसलमान तो उन्हें वोट देगा, हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। यहां पर हिंदू एकता के बहाने सांप्रदायिक जहर फैलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं लोकसभा चुनावों में कितना जहर उगला गया था। बड़ा प्रश्न, क्या महाराष्ट्र के चुनावों में भी यही होगा? कम से कम मोहन भागवत ने जो बात कही है, जो बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, जो बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उससे स्पष्ट हो जा रहा है कि आने वाले चुनावों में यह जहर बदस्तूर जारी रहेगा। यह देश की जनता के लिए सही नहीं है। हां, कुछ वोटों का फायदा शायद बीजेपी को मिल जाए, हिंदुओं को डरा के, हिंदुओं को धमकाकर, जो सही नहीं है। यकीनन दोस्तों, इन नतीजों के बाद राजनीति बहुत दिलचस्प हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने राहत की सांस ली है, क्योंकि अगर वो यहां से हार जाते तो जो उल्टी गिनती शुरू होती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, न सिर्फ देश में बल्कि पार्टी के अंदर भी, क्योंकि यह चुनाव भी कहीं ना कहीं एक संदेश है बीजेपी को और प्रधानमंत्री को कि आपका चेहरा काम नहीं आ रहा है, क्योंकि आपकी रैलियां कम होती हैं और भाजपा दोबारा सत्ता में आ जाती है। यह अहम बात है। अब देखना यह दोस्तों कि महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री का क्या रवैया होने वाला है। महाराष्ट्र में किस तरह के तेवर अपनाए जाते हैं? सांप्रदायिक जहर उगला जाएगा और मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि अगर टी राजा सिंह को भी एक बार फिर मैदान में उतार दिया जाए वो सब करने के लिए। मगर उसकी जरूरत ही क्या? यह काम तो हेमंत बिश्व शर्मा, योगी आदित्यनाथ और स्वयं प्रधानमंत्री कर सकते हैं। इंतजार कीजिए दोस्तों, राजनीति बहुत दिलचस्प है और पल पल की जानकारी मैं अभिसार शर्मा आप तक पहुंचाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।